Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSet Institute of Information Technology, and today is our lecture number 12 regarding the course Principles of Inventory and Material Management, LSM 736. And today we are going to complete our chapter that we have started in the previous lecture, that is a capacity management and planning, जिसको हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था और उसका हाफ पोर्शन हमने देखा था। और हाफ पोर्शन अब हम देखने लगे हैं कि बाकी हाफ पोर्शन में हमने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई की थी। लास्ट टाइम जब हमने स्टडी किया था तो हमने उसमें देखा था एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी कैसे मेजर करनी है, फिर इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये दोनों चीजें भी हमने साथ साथ देखी थी कि किन बेसिस पे ये इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज को हमने मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, किन बेसिस पे मेजर करना है, दैट वी आर गोइंग टू सी। हमने अब उसमें देखा था कि हमने किस तरह से मेजर की थी। अगेन बुक्स सेम है, मैं फिर कहूंगा कि मैंने सॉफ्ट कॉपीज दी हुई है बुक की। इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट बाय 6th एडिशन है, ऑपरेशन मैनेजमेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बाय शेज, एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट 11th एडिशन बाय जे हेजियर एंड टेक्सास लूथरन यूनिवर्सिटी के जो हैं, ठीक है ना। ऑल थ्री आर गुड बुक्स, जस्ट कीप इट इन योर वे एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ी थी कैपेसिटी मैनेजमेंट या प्लानिंग को, तो हमने साथ ये भी देखा था कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे वर्क करती है और रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से वर्क करती है, हमने उसको देखकर ही आगे लेके चले थे। और आज हम देखेंगे कि थोड़ा सा कि कैपेसिटी मैनेजमेंट में फर्दर चीजें क्या क्या आती हैं, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान इट, और कौन कौन से इश्यूज आते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट के अंदर, कि व्हाट इश्यूज आर बीइंग इन्वॉल्व, और कौन कौन से इश्यूज हैं जो एड्रेस किए जाएं और कौन कौन से इश्यू एड्रेस होने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटी मैनेजमेंट, कि कौन कौन से इश्यूज को हम सामने लें और कौन कौन से इश्यूज को सामने लेकर आगे चलते जाएं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, कैपेसिटी मैनेजमेंट और प्लानिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और किन बेसिस पे इन्वॉल्व हैं और उनको हमने कैसे आगे लेकर चलना है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट थिंग दैट इज मैनेजिंग डिमांड। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि डिमांड मैनेजमेंट कैसे करनी है। आज थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि डिमांड मैनेजमेंट के अंदर टेक्निकलिटीज क्या क्या इन्वॉल्व हैं और उन टेक्निकलिटीज में क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन सी चीजों को देखना या समझना बहुत जरूरी है। टैक्टिक्स फॉर मैनेजिंग डिमांड, क्या चीज आ रही है, टैक्टिक्स फॉर मैनेजिंग डिमांड, कि किस तरह से हमने डिमांड को मैनेज करना है और what are the tactics behind managing of this demand, कि क्या क्या टैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं फॉर मैनेजिंग ऑफ दिस डिमांड, कि कौन कौन सी चीजें और किस बेसिस पे हमने इन डिमांड्स को मैनेज करना है। अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशंस, के कैपेसिटी एक्सपेंशंस की अप्रोचेस क्या क्या है, मीन्स टू से what are the approaches behind the capacity expansion, कि कैपेसिटी एक्सपेंशन हमने कैसे, किन बेसिस पे और किस किस तरह से करनी है। यानी कि अगर मैंने कैपेसिटी को एक्सपेंड करने का डिसीजन ले लिया है तो मैं उसको कैसे और किन बेसिस पे कैपेसिटी को एक्सपेंड करूंगा। उसके बाद बहुत बड़ा सेक्शन जो हम देखेंगे वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब देखें, याद रखिएगा, इन्वेंट्री या प्रोडक्शन सिर्फ अकेली कोई चीज नहीं है, इनका अल्टीमेट चीज होती है कि हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी किस लेवल तक है और कैसे प्रॉफिटेबिलिटीज आ रही हैं। तो यहां भी वही कंडीशन है कि हमने यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है और साथ ही देखना है कि क्या अप्रोचेस इन्वॉल्व हैं, व्हाट अप्रोचेस आर बीइंग इन्वॉल्व, कौन कौन सी अप्रोचेस को हम साथ लेके चलें और किन बेसिस पे उन अप्रोचेस को हम लोग मेजर करें। मींस हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द अप्रोचेस एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट द अप्रोचेस। हमने ये दोनों चीजों को साथ ले लेकर आगे चलना है। तो अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन को देखना है और साथ ही हमने देखना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस हमें क्या कहता है। उसके बाद है जी डिसीजन ट्रीज, क्या बनाना है हमने, डिसीजन ट्रीज बनानी है, ठीक है ना। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन, यानी डिसीजन ट्री क्या है और कैपेसिटी एक्सपेंशन कैसे होनी है, ठीक है। डिसीजन ट्री की बात करें तो उसमें हमने देखना है कि हमारे पास कैपेसिटी एक्सपेंड करने के डिसीजंस के लिए हमें कहां कहां से किन किन चीजों को देखना है। जो जो चीजें हम देखेंगे वो सारी की सारी कहलाएंगी डिसीजन ट्री के पोर्शंस, कि हमारे पास डिसीजन ट्री इसी हिसाब से मेजर होना चाहिए और इसी बेस पे हमारे पास डिसीजन ट्रीज को हमें आगे लेकर चलना है। तो जब हम डिसीजन ट्रीज की बात करेंगे तो डिसीजन ट्री का मतलब है कि व्हेन वी आर यूजिंग अ डिसीजन ट्री टू डिसाइड वेदर टू डेवलप अ कैपेसिटी एक्सपेंशन और वेदर टू डू अ कैपेसिटी एक्सपेंशन और नॉट। नेक्स्ट चीज जो हमारी इसमें इन्वॉल्व होगी दैट इज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने आइडेंटिफाई करना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या क्या चीजें हैं। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट दैट इज
कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज, कि कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज को हमने साथ साथ लेके चलना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों चाहिए होगी, कैसे चाहिए होगी, किन बेसिस पे चाहिए होगी, दैट वी आर गोइंग टू सी इट ना इन दैट वे। ठीक है, हम जब जाएंगे उस सेक्शन तक तब आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हमने इसे क्यों रखा है और इसे क्यों स्टडी कर रहे हैं और किन बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं और किस क्या रिक्वायरमेंट्स है बिहाइंड इट। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने देखनी है। तो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या है ये हमारे पास, दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर बीइंग सीन, और ये हमने इसमें देखने, और ये हमने लास्ट टाइम नहीं देखे थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी देम, और इसको हम लोगों ने वन बाय वन करके आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो मैनेजिंग डिमांड आ जाएगा, टैक्टिक्स ऑफ मैनेजिंग डिमांड आ जाएगा, किस तरह से मैनेज करनी है, अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, किस किस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो सकती है, ब्रेक इवन एनालिसिस को देखेंगे, डिसीजन ट्रीज को देखेंगे, एंड कैपेसिटी। अच्छा, ये मेजर टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर अब इंशाल्लाह कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग इसमें देखेंगे। जब इसे हम ओपन करेंगे तो देन वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी आइटम एंड ईच एंड एवरीथिंग इन दैट थिंग। ठीक है, तो डिसीजन ट्रीज देखेंगे, कैपेसिटी एक्सपेंशंस, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज। तो दैट वी आर गोइंग टू सी इट विद द फर्दर केसेस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द मैनेजिंग डिमांड। डिमांड एक्सीड्स कैपेसिटी, समटाइम्स इट हैपेंस कि डिमांड आपकी एक्सीड कर जाती है। कर्टेल डिमांड बाय रेजिंग प्राइसेस एंड शेड्यूलिंग लॉन्ग लीड टाइम। अब यहां देखें तो यहां पे वो क्या कह रहे हैं, कर्टेल डिमांड बाय रेजिंग प्राइसिंग एंड शेड्यूलिंग लॉन्ग लीड टाइम। अब शेड्यूलिंग क्या करनी है, लॉन्ग लीड टाइम है कि लीड टाइम ज्यादा हो, लॉन्ग लीड टाइम्स के ऊपर जाए तो आपके पास ऑटोमेटिकली डिमांड कर्टेल हो जाएगी। बिकॉज डिमांड की जब बात करते हो, डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जैसी मैं प्राइस यहाँ पे अगर मेरे पास आ रही है P1, तो जैसी मैं प्राइस ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे ख्याल में P2 पे चला जाऊंगा। तो इसका मतलब है अंडरस्टूड सी बात है कि मैं यहाँ पे अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और जब डिमांड ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कर्टेल द डिमांड by raising pricing, scheduling longer lead time. Long term solution is to increase capacity. अब ये तो था, ये वाला जो solution है that is for the short run, but this solution is for the long run। कि भाई आप क्यों डिमांड को कम करने में बैठ गए, you should increase your capacity, कैपेसिटी को इंक्रीज करें। आप कैपेसिटी जब इंक्रीज करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, और जब ऑटोमेटिकली चीजें एडजस्ट हो जाएंगी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना। ठीक है ना, तो इसका मतलब है शॉर्ट रन तो ये है कि आप कर्टेल कर दें डिमांड को, लॉन्ग रन ये है कि आप अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव करें या कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो जब आप कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो देन इट वुड बी मच बेटर वे। नेक्स्ट चीज है कैपेसिटी एक्सीड्स डिमांड, यानी कि डिमांड अब कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाए, रिवर्स है ना, यहाँ डिमांड बढ़ गई थी, यहाँ कैपेसिटी बढ़ गई। स्टिमुलेट मार्केट स्टिमुलेटर्स लेके आए, यानी क्या करके मार्केट स्टिमुलेट करें मार्केट में, जिसमें अवेयरनेस लेके आए या इंपॉर्टेंस जनरेट कराएं। इंपॉर्टेंस भी तो होती है ना मार्केट में, आप अपने मार्केट और मार्केट एक्सपेंड कराएं। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी क्या करेंगी, मार्केट जब एक्सपेंड होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास चीजें वैल्यू चेंज हो जाएंगी, यानी वैल्यू आपके पास इंप्रूव कर जाएगी। क्या तो मार्केट एक्सपेंड हो गई तो भी आता है आपके पास उसी हिसाब से डिमांड भी बढ़ जाएगी। सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट चेंजेस, कि प्रोडक्ट में ऐसी चेंजेस लाएं जिससे आपकी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अगेन ये तो शॉर्ट टर्म पे आ रहा है एंड दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर द लॉन्ग रन। तो ये लॉन्ग रन पे आ रहा है। तो हर एक चेंजेस का एक मीनिंग है और वो चेंजेस को हम लेके ही आगे चल रहे हैं कि दैट हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यूएट इट, यानी हर चीज को हमने उसी के हिसाब से वैल्यूएट कर रहे हैं और वैल्यूएट करके ही आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चीज है एडजस्टिंग टू सीजनल डिमांड। कुछ लोग चीजें ऐसी होंगी जिनका क्या होगा ट्रैप पैटर्न, एडजस्टिंग टू सीजनल, कि उनका पैटर्न है जी सीजनल डिमांड के, सीजनल डिमांड को हमने देखना और सीजनल डिमांड को ही हम लोग आगे लेकर चलेंगे कि कैसे हमने उससे सीजनल डिमांड को लेकर चलना है। ठीक है ना। तो एडजस्टिंग टू सीजनल प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न, यानी वो प्रोडक्ट। अच्छा, अब जब आपके पास सीजनल डिमांड है तो याद रखना उस सीजनल डिमांड का जो ग्राफ होगा ना वो ऐसा होगा, ऐसा, ये एक साइक्लिकल सा। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं नीचे कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स लें कि अगर एक प्रोडक्ट का साइकिल यूं चल रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट का साइकिल ऐसे चले, मींस उसके हिल्स को इसकी वैल्यू कवर करें और दूसरे की वैल्यूज को इसका हिल्स कवर करें, जिससे क्या होगा कि मीन वैल्यूज या मीन एक कांस्टेंट आपके पास डिमांड पैटर्न नजर आ जाएगा। ये मींस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो प्रोडक्ट्स, यानी कि जिस टाइम जिसकी, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड स्वेटर्स। अंडरस्टूड सी बात है कि जब स्वेटर्स की सेल्स पीक में होंगी,
सर्दियों में तो आइसक्रीम नहीं सेल होगी, लेकिन गर्मियों में अगर स्वेटर की सेल्स कम हो गई तो ऑब्वियसली आइसक्रीम की सेल्स बढ़ जाएंगी। तो दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जब भी सीजनल डिमांड हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स लाएं जो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। क्या करें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो जब वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट इज अ वेरी गुड पोर्शन व्हेन वी टॉक अबाउट अ सीजनल डिमांड, और उसमें आप अपनी डिमांड को मैनेज कर लेंगे। तो देखें दोनों तीनों चीजें आ गई हैं, पहले जिसमें डिमांड ज्यादा है, दूसरे में कैपेसिटी ज्यादा है, और तीसरे में एडजस्टिंग सीजनल डिमांड के जिसमें आपके पास डिमांड का जो पैटर्न है वो सीजनल है, और वो सीजनल पैटर्न को वो नजर आ रहा है कि किस किस तरह का वो पैटर्न एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है टैक्टिक्स फॉर मैचिंग कैपेसिटी टू डिमांड। अब क्या हो गया यहाँ पे टैक्टिक्स के, मैचिंग कैपेसिटी टू डिमांड के, डिमांड की कैपेसिटी क्या है, मेकिंग स्टाफिंग चेंजेस। सबसे पहली चीज क्या है, कैपेसिटी और डिमांड को स्टाफ चेंज करें। अगर कैपेसिटी कम है, हायर मोर स्टाफ। हायर मोर स्टाफ का मतलब ये है कि आप स्टाफ को ज्यादा हायर करें, ठीक है ना। आप स्टाफ की चेंजेस लेके आए, स्टाफ में चेंजेस लेके आए, स्टाफ जिस तरह से वेरी करेगा वो आपको नजर भी आएगा कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है ना। एडजस्टिंग इक्विपमेंट्स, किसको एडजस्ट करना है आपने, इक्विपमेंट्स को एडजस्ट करना है। कैसे, परचेजिंग एडिशनल मशीनरी, जैसे जिससे क्या होगा, आपकी कैपेसिटी इंप्रूव कर जाएगी, इंप्रूविंग कैपेसिटी, ठीक है ना। और सेलिंग और लीजिंग आउट एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, सेलिंग अपनी इक्विपमेंट्स को सेल आउट करें। दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन कैपेसिटी, ये डिक्रीज इन कैपेसिटी को लेके आएगा, एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन कैपेसिटी, ये क्या करेगा, इंक्रीज इन कैपेसिटी को सामने रखेगा। यानी दोनों चीजें हमारे पास आएंगी, ठीक है। एडजस्टिंग इक्विपमेंट्स, इंप्रूविंग प्रोसेसेस टू इंक्रीज थ्रूपुट। अब मैंने कहा कि इंक्रीज प्रोसेसेस टू इंक्रीज थ्रूपुट टाइम, यानी लीड टाइम, यानी ऐसे प्रोसेसेस हो जो आपके पास जो टाइम ऑफ डिलीवरी है उसको रिड्यूस कर सके, यानी एफिशिएंसी को बढ़ाए या बढ़ावा दे सके, यानी एफिशिएंसीज इंप्रूव करती हुई नजर आएंगी, कैसे कैसे आपके पास एफिशिएंसीज इंप्रूव कर रही। रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट। अब यहाँ क्या है, रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट, कि रीडिजाइन करें प्रोडक्ट्स को टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट्स, यानी रीडिजाइन करना प्रोडक्ट का जरूरी है टू फैसिलिटेट मोर थ्रूपुट टाइम, कि थ्रूपुट टाइम आप उसी हिसाब से इंप्रूव करें। एडिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, एडिंग प्रोसेसेस फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, यानी ऐड करें प्रोसेसेस में, फ्लेक्सिबिलिटी में, टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस भी चेंज करें, ठीक है ना। तो एडिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी एडिंग रिमूव करें, ठीक है ना, टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस, यानी प्रोसेस में ऐड करें प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी एंड टू मीट चेंजिंग प्रोडक्ट प्रेफरेंसिंग। फर्स्ट थिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए, प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी दैट लीड्स टू product preferences changes. So these are the things, यानी इसके अंदर हमारे पास इन चीजों को इन्वॉल्व करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द क्लोजिंग फैसिलिटीज, यानी क्लोजिंग फैसिलिटीज को कैसे हम लोग करें, यानी अब आप कुछ चीजें फैसिलिटीज को कम क्लोज कर दें जब आपको पता है कि आपकी डिमांड कम है और कैपेसिटी ज्यादा है। दैट हैपेंड, ये होता है कई दफा, तो आप उसमें क्या करते हैं, फैसिलिटीज को क्लोज कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं आप, फैसिलिटीज को क्लोज कर रहे होते हैं और उनको एंड करके आगे लेकर चल रहे होते हैं। दैट मीन्स दैट रिलेट्स टू द क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटीज। क्या है ये हमारे पास, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटीज को सामने रख के आगे चलने वाली बात है। तो दैट इज नोन टू बी एज अ क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटीज। तो दीज आर द टैक्टिक्स रिलेटेड टू मैचिंग कैपेसिटी टू डिमांड। किससे कर रहे हैं हम लोग, मैचिंग ऑफ कैपेसिटी टू डिमांड, कि डिमांड और कैपेसिटीज को आपस में हम मैनेज करा रहे हैं और मैनेज करके ही हम आगे लेकर चल रहे हैं। डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजिंग इन सर्विस सेक्टर। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन साइड पे, अब जाहिर बात है इधर पे भी हमने करनी है। अब क्या है, डिमांड मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट, रिजर्वेशंस और FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। अब यहां पे देखें, बार बार आप इसे कंफ्यूज ना होइएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज। तो याद रखिएगा ये यहां पे जो मीनिंग है वो उसका ये है। तो दैट इज नॉट अ बिग कोई बहुत
फिथागोरस टाइप कोई ये नहीं है वो, दैट इज अ सिंपल थिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैपेसिटी मैनेजमेंट, फुल टाइम, टेम्परेरी और पार्ट टाइम स्टाफ। अब कैपेसिटी कैसे मैनेज करनी है, स्टाफ मैंने कितना रखा है। फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूं अगर यहाँ पे डॉक्टर्स की, तो सारी बात है अपॉइंटमेंट, रिजर्वेशंस, एफसीएफ, दीज आर द डिमांड। एंड कैपेसिटी क्या है कि आपके पास इसके लिए कितना स्टाफ है हॉस्पिटल में। ज्यादा डॉक्टर्स हैं तो वेल एंड गुड, कम डॉक्टर्स हैं तो दैट मीन्स दे कांट डू एनीथिंग, तो उसमें मसला बन जाएगा कि वहां पे प्रॉब्लम्स और तरह की आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जब भी कैपेसिटी मैनेज करनी है तो आपको कैपेसिटी कैसे बढ़ाएंगे, बाय हायरिंग मोर डॉक्टर्स एंड बाय हायरिंग मोर स्टाफ। जैसे ही आप स्टाफ मोर हायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्टाफिंग स्टार्ट हो जाएगी या स्टाफिंग शुरू हो जाएंगी। दैट हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट और हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने कैपेसिटी मैनेज भी कर रहे हैं और हायरिंग ऑफ मोर स्टाफ भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द केस। यहाँ पे हम बात करते हैं कैपेसिटी मैनेजमेंट की। अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, क्या चीज आ गई, कैपेसिटी एक्सपेंशन की अप्रोचेस और भी हैं, सिर्फ ये नहीं है, कैपेसिटी एक्सपेंशन की अप्रोचेस और भी। लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस, लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस, कि इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस की कितनी डिमांड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है ना। पहली चीज न्यू कैपेसिटी, क्या चीज आ रही है, न्यू कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड डिमांड। अब मेरे पास क्या आ रही है, लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस। पहले में क्या है, आपकी कैपेसिटी इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस हो गई हैं और डिमांड आपकी ये है, सो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज अ इंक्रीमेंटल डिमांड। क्या आप आहिस्ता आहिस्ता डिमांड अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज न्यू कैपेसिटी। एंड लीडिंग डिमांड विद वन स्टेप एक्सपेंशन। आप अब यहां पे देखें तो गौर से 1 by 1 करके एक्सपेंशन हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, 1 by 1 करके एक्सपेंशन हो रही हैं। जबकि वहां क्या हो रही है, न्यू कैपेसिटी में आपके पास कंप्लीट एक्सपेंशन हो रही है, वन टाइम में आपने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर लिया है। तब थर्ड में क्या है, कैपेसिटी लैग्स डिमांड। अब कैपेसिटी कम है, डिमांड इज लैग, यानी कि विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन न्यू कैपेसिटी है वो रिड्यूस कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड डिमांड ऊपर है। अटेम्प्ट टू हैव एन एवरेज कैपेसिटी विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस, यानी कि एवरेज कैपेसिटी की अटेम्प्ट हो रही है विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, की जितनी इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन है उसके हिसाब से उसकी रिडक्शंस या इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं। तो लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, यानी डिमांड्स लीड कर रहे हैं विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशंस। एंड लीडिंग डिमांड विद वन स्टेप एक्सपेंशन, की क्या कर रहे हैं हम, वन स्टेप एक्सपेंशन पे लेके आ रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस इज स्टेप वाइज, दिस इज वन स्टेप, this is again lagged stepwise and this is average। तो यानी these are the approaches to capacity expansion, कि मैंने कैपेसिटी को किन बेसिस पे कैसे एक्सपेंड करना है, क्या करना है मैंने, किन बेसिस पे और कैसे एक्सपेंड करते जाना है, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट एंड हाउ वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट देम, ठीक है। तो दीज आर द अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, की कैपेसिटी को मैंने कैसे और किन बेसिस पे एडजस्ट करना है। अब आ रही जी अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, 1 by 1 देखते जाइएगा। अब देखें यहां पे क्या हो रहा है, लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। अब 1 by 1 देखेंगे। अब यहां क्या, न्यू कैपेसिटी इज दिस मच, और रसूलन तो हमारी पुरानी थी यहां पे, लेकिन न्यू कैपेसिटी इज दिस मच, ये हमारे पास इतनी क्या कहलाएगी, न्यू कैपेसिटी, और ये हमारे पास एक्सपेक्टेड डिमांड है। क्या है ये हमारे पास, एक्सपेक्टेड डिमांड है। लीडिंग डिमांड विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, यानी कि डिमांड को हम लीड करा रहे हैं विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, के एक्सपेंशन इंप्रूव कर रहे हैं ताकि वो डिमांड्स को फर्दर मीट आउट कर सके, क्या कर सके, वो डिमांड्स को फर्दर मीट आउट कर सके। अगली चीज देखें यहीं पे आ रही है, दैट इज लिमिट विद वन स्टेप एक्सपेंशन, कि वन न्यू कैपेसिटी आपने पहले तो 1 by 1 हुआ था, अब उसने कहा जी 1 अटेम्प्ट में मैंने सारी की सारी एक्सपेंशन लेके आया। पहले हमारे पास यहां तक थी, अब हमारे पास एक्सपेंशन होके वी आर एट हेयर, यानी इतनी एक्सपेंशन में लेके आ गया हूं और इतनी एक्सपेंशन सामने आ गए। तो दैट इज लीडिंग डिमांड विद वन स्टेप एक्सपेंशन। ये क्या है हमारे पास, लीडिंग डिमांड विद वन स्टेप एक्सपेंशन, की वन स्टेप एक्सपेंशन की हमारे पास ये लीडिंग डिमांड्स हैं और इसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे हैं। तो दैट इज लीडिंग डिमांड विद वन स्टेप एक्सपेंशन, की ये क्या है हमारे पास, वन स्टेप एक्सपेंशन में एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए कैपेसिटी लैग्स डिमांड। अब कैपेसिटी कम है, डिमांड ज्यादा है। कैपेसिटी क्या है हमारी, कम है और डिमांड ज्यादा है। मींस मेरी यहां पे अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास ये मेरे पास यहां पे आ रहा होगा,
ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा, ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा, ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा होगा। इसका मतलब है ये तो हमारे पास शॉर्ट फॉल्स आए किसके, कैपेसिटी के। किसके आए हमारे पास, कैपेसिटी के शॉर्ट फॉल्स आए कि हमने कैपेसिटीज को कैसे और किन बेसिस पे मेजर करना है, बिकॉज ये कैपेसिटी के शॉर्ट फॉल्स में ही इनकॉर्पोरेट होते हैं, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कैपेसिटी शॉर्टफॉल। के कैपेसिटी में अगर शॉर्टफॉल्स आते हैं तो वो इन बेसिस पे आते हैं या इनकी वजह से आ रहे होते हैं। तो दीज आर द बेसिस फॉर द कैपेसिटी शॉर्टफॉल। के कैपेसिटी का शॉर्टफॉल इन बेसिस पे ही आइडेंटिफाई हो रहा हो। एंड द लास्ट वन दैट इज अगेन एवरेज। जहां पे कैपेसिटी शॉर्ट है, लॉन्ग है, यानी अब आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास ये आ रही न्यू कैपेसिटी, ये न्यू कैपेसिटी की बात है, ये शॉर्टफॉल में आ रही, ये शॉर्टफॉल, ये न्यू कैपेसिटी, यानी इन अदर वर्ड्स टोटल में एवरेज चल रहा है। क्या चल रहा है यहाँ पे, टोटल में एवरेज चल रहा है, और एवरेज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमने एवरेज को किस तरह से और कैसे देखना है। यानी दीज आर द एवरेजेस, यानी एवरेजेस गाइड कर रही है कि हमने किधर पे और कैसे जाना है, मींस हाउ दे आर गोइंग टू बी सीन। तो मींस दैट अटेम्प्ट्स टू हैव एन एवरेज कैपेसिटी विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, कि हमारे पास एवरेज कैपेसिटी हो जाए विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन, कि एवरेज कैपेसिटी हो जाए विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन की हमारे पास ये हमारे पास एवरेज कैपेसिटी आ जाए दैट हैज अ इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। की इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन में हमारे पास इतनी अटेम्प्ट्स आ जाए दैट इज दैट टू हैव एन एवरेज कैपेसिटी विद इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन। इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन के हमारे हिसाब से हमारे पास इतनी एक्सपेंशंस नजर आ जानी चाहिए। दैट इज द एक्सपेंशंस दैट नीड टू बी एक्वायर्ड, यानी ये हमारे पास है, इन चीजों को हमने देखना है या आइडेंटिफाई करना है। सो दीज आर द अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन। ये क्या है हमारे पास, अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन। के कैपेसिटी को हमने कैसे और किन बेसिस पे इंप्रूव करना है या कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के तरीके हैं वन स्टेप, सिंगल स्टेप, वन बाय वन, एवरेज। ये सारे के सारे तरीके हैं फॉर एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। के कैपेसिटी को हमने कैसे और किन बेसिस पे एक्सपेंड करना है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ब्रेक इवन एनालिसिस, जैसे मैंने बात भी की थी कि कमिंग टूवर्ड्स द ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस को हमने कैसे मेजर करना है, किन बेसिस पे मेजर करना है, कैसे करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोसेस एंड इक्विपमेंट अल्टरनेटिव्स। ये क्या टेक्निक है, टेक्निक फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट अल्टरनेटिव। ये टेक्निक लेके आनी है फॉर इवैल्यूएटिंग प्रोसेसेस एंड इक्विपमेंट अल्टरनेटिव, यानी कि ये टेक्निक है एक तरह से कि एक इवैल्यूएटिव प्रोसेस है जिसमें हम इक्विपमेंट के अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द पॉइंट इन डॉलर्स, यानी ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द पॉइंट इन डॉलर्स और एट विच कॉस्ट इक्वल्स द रेवेन्यू। यानी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहां पे कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, जो आप ऑलरेडी भी जानते हैं कि इसका पर्पस क्या है, दैट इज टू मेक द कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। के कॉस्ट को किसके इक्वल करना है, दैट इज रेवेन्यू। द रेवेन्यू के इक्वल जब हम करेंगे तो दैट इज नोन टू बी एज अ कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है, रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब नाउ द थिंग इज नोन टू बी एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कि जो भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, अब यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है दैट डजंट चेंज विद द प्रोडक्शन, दैट डजंट, द कॉस्ट दैट डजंट चेंज विद द प्रोडक्शन, वो कॉस्ट दैट डजंट चेंज विद प्रोडक्शन, यानी जब भी आगे प्रोडक्शन ऊपर नीचे जाएगी तो इस कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, दैट चेंजेस विद द प्रोडक्शन। क्या होगा, दैट चेंजेस विद प्रोडक्शन, ठीक है ना, दैट चेंजेस विद प्रोडक्शन। द कॉस्ट दैट डजंट चेंज विद द प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द प्रोडक्शन, तो वो दैट इज नोन टू बी एज अ वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहेंगे उसे, दैट इज नोन टू बी एज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ fixed cost, variable cost and revenue, requires estimation of fixed cost, variable cost and revenue. So that is cost that doesn't change with the production and changes in and the one that is changes with the production. तो ये याद रखना। तो ये जब भी मैं कहूंगा जी मेरे यूनिट्स इंक्रीज हो गए प्रोडक्शन के, तो
वेरिएबल कॉस्ट मेरी इंप्रूव कर जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा या चेंजेस एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे. सो दैट मींस दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ ब्रेक इवन एनालिसिस, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बगैर ब्रेक इवन अचीव नहीं हो सकता. दैट इज नॉट बीइंग पॉसिबल टू अचीव अ ब्रेक इवन विदाउट दीज कॉस्ट, यानी इन कॉस्ट के बगैर ब्रेक इवन को अचीव नहीं किया जा सकता. सो फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कंटिन्यू इफ नो यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड. अब देखें कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगी तो फिक्स्ड कॉस्ट अपनी जगह रहेगी. और फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट्स, इक्विपमेंट्स, व्हाटसोएवर. These are the parts of the fixed cost. क्या कहलाएंगे वो? These are the parts of the fixed cost, कि ये fixed cost के parts हैं और fixed cost इसी पे work कर रहा होता है. Variable costs are the costs that vary with volume. Variable costs are the cost that varies with the volume of units produced. यानी वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं? दैट कॉस्ट दैट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि जितनी आपने प्रोडक्शन करनी है उसके हिसाब से वो वेरी कर जाएंगे. तो वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि जितना भी वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है उसके हिसाब से वो वेरी कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? वो आपके पास वेरी कर जाएंगे. तो दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट वेरीज विद द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, कि जितना वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया है वो उसके हिसाब से वेरी कर जाएंगे. ठीक है, लेबर, मटेरियल, पोर्शन ऑफ यूटिलिटी. तो डेफिनेटली ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड. अगर आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपको ना लेबर की जरूरत है, ना प्रोडक्शन की जरूरत है, ना पोर्शन ऑफ यूटिलिटीज की जरूरत है, यानी इनमें से किसी चीज की भी आइडेंटिफिकेशंस नहीं है. कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, ये चीज जो होती है इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन. क्या कहते हैं इसे हम? कंट्रीब्यूशन मार्जिन. यानी ये हमारे पास एक तरह से क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है. तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब ये होता है कि जब सेल्स प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या करते हैं? माइनस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन. और ये मार्जिन आपका प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को जब आप प्लस, इन दोनों की चीजें इसमें रखी जाता है, यानी इसमें आपका प्रॉफिट भी होता है और फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन भी होता है. तो नॉर्मली ये क्या होता है, इसमें आपके इसमें से अगर फिक्स कॉस्ट निकाल दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट जारी बात है वन टाइम लग चुकी है, तो एक तरह से वो एक रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है. क्या होती है वो? रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट को रिकवरी की तरफ लेके जा रही है, कि कैसे हमारे पास रिकवरी आएगी और किन बेसिस पे रिकवरी हमारे पास नजर आएगी. तो दैट मींस कि यहाँ ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है दैट इंक्लूड्स फिक्स्ड कॉस्ट जो अल्टीमेटली आप ही के पास आनी है वापस, बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड, एंड द प्रॉफिट. यानी इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हम कहते हैं दैट इज नोन टू बी एज अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन. क्या कहेंगे उसे हम? कंट्रीब्यूशन मार्जिन. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द assumptions ऑफ द ब्रेक इवन एनालिसिस. के ब्रेक इवन एनालिसिस के पीछे assumptions क्या है? व्हाट इज द assumptions बिहाइंड द ब्रेक इवन एनालिसिस? कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर लीनियर फंक्शन. याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस तो उसमें वो अज्यूम करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर द लीनियर फंक्शन, जबकि एक्चुअल में रेवेन्यू इज लाइक दिस एंड कॉस्ट इज लाइक दिस. तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू एंड देन इट इज बी, तो यहाँ पे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करते हैं, तो यहाँ पे गौर से देखें तो ये आपके पास क्या है? नॉन लीनियर फंक्शन है. बट जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन तो वो दोनों को, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, बोथ आर द लीनियर फंक्शन, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फंक्शन है. क्या है वो? स्ट्रेट लाइन फंक्शन है. जनरली नॉट द केस इन द रियल वर्ल्ड, और जो कि रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है. और मैं यही कह रहा हूं कि जो रियल वर्ल्ड है वो किससे रिलेट कर रहा होता है? नॉन लीनियरिटी से. किससे रिलेट कर रहा होता है वो? नॉन लीनियरिटी से, कि हाँ जी इतनी नॉन लीनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है. दैट इज द जनरली नॉट द केस इन द रियल वर्ल्ड, कि रियल वर्ल्ड का केस ये नहीं होता. वी एक्चुअली नोज दीज कॉस्ट, वी नोज दीज कॉस्ट वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश. अब यहाँ क्या है? वी एक्चुअली नो दीज कॉस्ट वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, यानी कि ऑब्वियसली इसको फौरन हम लोग को पता है ये कॉस्ट क्या होती हैं, बट दे आर डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश, यानी उनको अकम्प्लिश करना आसान नहीं है. देयर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता. दैट इज इन द ब्रेक इवन एनालिसिस, यानी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे होते या आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते. तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर द लीनियर फंक्शंस. वी एक्चुअली नो दीज कॉस्ट एंड देयर इज नो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें नहीं है, ठीक है ना. तो दैट मींस देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एग्जिस्टेंस नहीं आ रही या टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा.
अब यहां देखिएगा ब्रेक इवन कैसे अचीव हुए। अब देखें ये हमारे पास जो बता रही है लाइन दैट शोज अ फिक्स्ड कॉस्ट, क्या बता रही है हमारे पास, दैट इज द कोर्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, कि फिक्स कॉस्ट हमारे पास इतनी आ रही है, फिक्स कॉस्ट हमारे पास इतनी अवेलेबल है। अब ये हमारे पास आ रही है टोटल कॉस्ट लाइन, क्या है ये हमारे पास टोटल कॉस्ट लाइन, क्या आ रही है हमारे पास, दैट इज टोटल कॉस्ट लाइन। अब यहां से यहां तक जो था दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये कि हमारे पास रहता है, ठीक है ना। और ये जो थी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, ये यहां से लेके यहां तक ये हमारे पास कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज दैट चेंजेस विद ये जो ऊपर वाली कॉस्ट है, ये सारी की सारा एरिया, ये चेंजेस विद द प्रोडक्शन। ये क्या कर रहा है, अपने आप को प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करा रहा है। क्या करा रहा है, ये अपने हिसाब को प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करा रहा है, यानी जिस जिस तरह से आपकी प्रोडक्शन चेंज हो रही है, ये भी अपने आप को उसी हिसाब से वेरी कराता जा रहा है। समझ रहे हैं बात को। तो इसीलिए हम कहेंगे कि दैट इज अ पोर्शन ऑफ वेरिएबल और फिक्स, और इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो क्या बनता है, दैट इज टोटल कॉस्ट। क्या बनता है ये हमारे पास, दैट इज नोन टू बी एज अ टोटल कॉस्ट, कि ये टोटल कॉस्ट हमारे पास इतनी है या इतनी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो कॉस्ट इन डॉलर्स दी हुई है, वॉल्यूम यूनिट पर पीरियड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, यूनिट पर पीरियड दिया हुआ है, और कॉस्ट पर वॉल्यूम दी हुई है। तो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों चीजें आ रही, तो दैट इज नोन टू बी एज अ टोटल कॉस्ट। तो ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, और ब्रेक इवन हमारे पास इन्हीं की बेसिस या इन्हीं की वैल्यूएटिव पर्पसेस से सामने आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इतना ब्रेक इवन्स हैं जो एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमारे पास आ गई है जी रेवेन्यू, क्या आ गया हमारे पास, दैट इज रेवेन्यू पोर्शन। अब कॉस्ट है तो कॉस्ट से ऊपर रेवेन्यू निकल गया। अच्छा यहां पे देखें इतने पोर्शन में लॉस कॉरिडोर के दौरान ये जितना ही पोर्शन है आपका कॉस्ट ऊपर थी, रेवेन्यू नीचे था, यहां तक लॉस हुए। उसके बाद हमारे पास ब्रेक इवन आए, जहां पे हमने कहा जी नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, क्या आई है हमारे पास, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आई। और उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो ऊपर निकल गया, और उसे हमने कहा जी प्रॉफिट कॉरिडोर। ये क्या है हमारे पास, प्रॉफिट कॉरिडोर। क्या कहलाता है ये, प्रॉफिट कॉरिडोर। के ये हमारे पास एक तरह से क्या है, ये हमारे पास दैट इज नोन टू बी एज अ प्रॉफिट कॉरिडोर। के प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो उसका प्रॉफिट का कॉरिडोर कुछ इस किस्म का होता है या इस तरह से डेवलप हुआ हुआ होता है। तो दैट मींस कि लॉस कॉरिडोर एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट कॉरिडोर एग्जिस्ट करता है, और प्रॉफिट कॉरिडोर आफ्टर ब्रेक इवन आता है। लॉस कॉरिडोर बिफोर ब्रेक इवन होता है, क्या होता है वो, लॉस कॉरिडोर इज बिफोर ब्रेक इवन, प्रॉफिट कॉरिडोर इज आफ्टर ब्रेक इवन। सो दैट मींस कि ये हमारे पास है हाउ वी आर गोइंग टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट अ ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या करना है हमने, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स अ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन के कुछ देखें मतलब क्या होते हैं, यानी उनके उसके बीईपी ब्रेक इवन इन यूनिट। अब दो तरह के ब्रेक इवन होते हैं, एक होते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और एक होता है ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, यानी कि ब्रेक इवन इन यूनिट्स एंड ब्रेक इवन इन डॉलर। पी प्राइस पर यूनिट, क्या प्राइस है पर यूनिट, व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, कि हर व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, के व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टी आर टोटल रेवेन्यू, क्या आ रहा है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू। फिक्स्ड कॉस्ट एफ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वी है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ रही, ठीक है ना। अब ब्रेक इवन में जब बात करते हैं बीईपी ऑफ एक्स, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ब्रेक इवन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूनिट ब्रेक इवन की। बीईपी डॉलर, इसका मतलब है मैं ब्रेक इवन बात करूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। और P इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट, क्या कहेंगे इसे हम, प्राइस पर यूनिट। X इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, क्या कहूंगा, X इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कि ये हमारे पास इतनी प्रोडक्शंस आई। TR टोटल रेवेन्यू, क्या है हमारे पास, TR टोटल रेवेन्यू है। F इज द फिक्स्ड कॉस्ट, V इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, अब मैंने अगर 1 लाख का इक्विपमेंट ले लिया तो फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरी 1 लाख है ना, वो प्रोडक्शन के हिसाब से तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, तो ये हमेशा पर यूनिट ही आपको कहलाएगी, यानी आप उसे पर यूनिट के हिसाब से ही इवेल्युएट करेंगे, वेरिएट करेंगे, व्हाटसोएवर इट वुड बी द केस, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। Fixed cost is independent, but variable cost is dependent on production. किस पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन, कि ये हमारे पास आ। So that means that is total cost, TC total cost is equal to F plus VX. Break even point occurs when total revenue equals to total cost.
ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है? व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और प्राइस इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये भी कह सकते हैं प्राइस इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कि जितनी हमारी प्राइस है उसके हिसाब से उसे वेरी करा रहे हैं, और प्राइस इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी है। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट और प्राइस इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, कि प्राइस क्या है हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट है और साथ ही हमारे पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। सो दैट्स हाउ द ब्रेक इवन एनालिसिस बीइंग इन वर्किंग कंडीशन, यानी इस तरह ये हमारे पास ब्रेक इवन एनालिसिस वर्क कर रहा होता है। तो देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन ऑफ कैसे, अब फार्मूला आगे और इन यूनिट्स, किसी बात हो रही है ये इन यूनिट्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट में से अब क्या किया हमने? प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिए, प्राइस पर यूनिट से माइनस वेरिएबल पर कॉस्ट पर यूनिट, और ऊपर क्या है पड़ा हुआ? फिक्स्ड यूनिट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? फिक्स्ड यूनिट। तो बीईपी इक्वल्स टू एफ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय पी माइनस वी। क्या होगा? एफ डिवाइड बाय पी माइनस वी। तो दैट इज बीईपी। क्या है हमारे पास? दैट इज बीईपी। अब क्या हुआ? बीईपी इन डॉलर। तो सिंपल सा केस है, जब हम बीईपी एक्स निकाल लिए तो हमने उसे क्या किया? प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। बीईपी का जब हमने फार्मूला लगाया तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज बन गई। हमने क्या किया कि एफ अपनी जगह रहने दिया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया? पी माइनस वी डिवाइड बाय पी, और उसको हमने जरा थोड़ा सा एक्स और किया, तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। तो एफ इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। तो दैट्स हाउ बीईपी डॉलर वर्क्स। क्या करता है यहाँ पे? डॉलर, बीईपी डॉलर जो है वो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा होता है, यानी इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा होता है। तो बीईपी एक्स इंटू पी, फिर हमने फार्मूला पुट किया, एफ इक्वल टू पी आया। देखें ये वाली चीज ऐसे बनी ना, एफ पी माइनस वी मल्टीप्लाई हो रहा था पी से, तो हमने क्या किया? इसे एफ पी माइनस वी, अब यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां मैंने क्या कर दिया? इसे डिवाइड करा दिया। तो जब मैंने इसे डिवाइड करा दिया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां से उठा के मैंने इसे डिवाइड करा दिया। तो बात वहीं पे है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही कि ओवरऑल रिवर्स चल जाएगा या जो भी है। तो दैट मीन्स कि वी कैन इजीली डू इट इन दिस वे, कि ये हमारे पास वे है जिसके थ्रू हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आइडेंटिफाई करा सकते हैं। तो दैट हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज 1 एफ डिवाइड बाय 1 माइनस वी ओवर पी, यानी क्या होगा यहाँ पे? एफ डिवाइड बाय 1 माइनस वी ओवर पी। प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कैसे आता है प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, P ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस वी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जब निकाला तो हमने देखा तो यहाँ पे P ऑफ वी एक्स माइनस एफ, यानी कि प्राइस वेरिएबल कॉस्ट इंटू एक्स माइनस एफ। क्या चीज आ रही है इसमें? एक्स माइनस एफ। तो दैट इज प्राइस डिवाइड माइनस वॉल्यूम इंटू एक्स माइनस एफ। ब्रेक इवन एग्जाम्पल। अब फिक्स कॉस्ट गिवन है $10,000 की, डायरेक्ट लेबर $1.5 पर यूनिट, मटेरियल $0.75 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस $4 पर यूनिट, यानी कि सेलिंग प्राइस भी गिवन है, डायरेक्ट लेबर भी गिवन है, मटेरियल भी गिवन है। बीईपी डॉलर क्या है? एफ डिवाइड बाय 1 माइनस वी ओवर पी। एफ 10,000 रख दी। अच्छा, अब यहां पे देखें तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट आएगी यहाँ पे, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू, अब वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर प्लस मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस मटेरियल, ये हमारे पास आएगी। तो डायरेक्ट लेबर कितनी है हमारे पास? 1.50 प्लस 0.75, तो ये हमारे पास बन जाएगी 2.25। तो यहां पे भी यही है, 10,000 माइनस 2.25 डिवाइड बाय 4 हमारी पास क्या थी? सेलिंग प्राइस। तो हमने कहा जी इतनी हमारे पास अगर ब्रेक इवन पॉइंट होगा तो दैट इतनी हमारे पास अगर सेल्स होंगी तो ये हमारे पास ब्रेक इवन आएगा। दैट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। क्या आएगी ये हमारे पे? नो प्रॉफिट नो लॉस में सिचुएशन आएगी। तो दैट मींस बीईपी 10,000 डिवाइड बाय 0.4375, तो हमने कहा जी 22,857.14 की अगर हमारे पास सेल होगी तो देन वी कैन अचीव अ ब्रेक इवन, यानी इतनी हमारे पास अगर इनकम होगी या इनकम आएगी तो तब हमारे पास ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, बिकॉज दैट इनकम इज बीइंग रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर कोई कहे कि मेरे पास एक सर्टेन टारगेट प्रॉफिट चाहिए तो हम इसी केस में
एफ के आगे लिख देते हैं टारगेट प्रॉफिट, जितना भी मतलब 10,000 20,000 जितना प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हैं तो वो आप लिख देंगे। तो आप कहेंगे जी इतना प्रॉफिट अगर आपने अर्न करना है तो इतनी आपको सेल्स करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉफिट नहीं, सिर्फ ब्रेक इवन है। तो अगर इतनी सेल्स हम करेंगे तो हमारे पास ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। मींस 22,857.14 कैन अचीव अ ब्रेक इवन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इट वी कैन अचीव अ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एक्स में एफ इक्वल टू पीवी, तो यहां पे हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 5,714, यानी क्या है 5,714, यानी इतने यूनिट्स अगर हम सेल करेंगे तो वी कैन इजीली अचीव अ ब्रेक इवन। क्या कर सकते हैं हम, वी कैन इजीली अचीव अ ब्रेक इवन, यानी ब्रेक इवन अचीव हो सकता है। सो दैट्स हाउ इट वुड बी डन, यानी कि मतलब ये हमारे पास ब्रेक इवन हैं। ब्रेक इवन को हमने पहले डॉलर में फाइंड किया है, फिर हमने उसे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स आइडेंटिफाई किया, यानी दोनों तरीके से हमने ब्रेक इवन्स को आइडेंटिफाई किया कि ब्रेक इवन्स कैसे और किस तरह से एवेल्युएट होंगे और किस तरह से एवेल्युएट होकर आगे चलेंगे। ब्रेक इवन एग्जांपल अब यहां पे देखें तो वही हुआ, अगेन फिक्स्ड कॉस्ट डेवलप हुआ है, फिर हमने क्या किया यहां पे टोटल कॉस्ट डेवलप की है, फिर हमने टोटल कॉस्ट डेवलप किया, फिक्स कॉस्ट आई है, और फिक्स कॉस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे ये चीज हमारी कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट, और ये वाले पोर्शन हमारा कहलाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ रही है, और इसी को हमने आगे लेके गए हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन आ रहा है। ब्रेक इवन आ रहा है ऑन 5,714 पे, तो हमने कहा जी ये हमारा ब्रेक इवन है, ये लॉस कॉरिडोर कहलाएगा और ये कहलाएगा प्रॉफिट कॉरिडोर। क्या कहलाएगा ये, प्रॉफिट कॉरिडोर। और ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज ऑफ ब्रेक इवन। तो रेवेन्यू ऊपर है, कॉस्ट नीचे है, तो ऊपर प्रॉफिट कॉरिडोर, ब्रेक इवन के बाद हमें प्रॉफिट कॉरिडोर शुरू होता है, ब्रेक इवन से पहले हमारा लॉस कॉरिडोर चल रहा होता है। तो दैट्स हाउ द ब्रेक इवन एग्जांपल्स वर्क, यानी इस तरह से ब्रेक इवन एग्जांपल्स जो है वो वर्क कर रही होती हैं या वर्क करके हमारे सामने आ रही होती हैं। तो दैट हाउ इट वर्क्स, यानी इस तरह से ब्रेक इवन एग्जांपल्स जो है वो वर्क करती हैं और वर्क करके सामने आ रही होती हैं। अब मल्टी प्रोडक्ट केस, कुछ होती हैं जिसमें मल्टी प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक ही जगह पे कई एक प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाता है और वो क्या बन जाता है, पीपी इन डॉलर एफ समेशन ऑफ 1 माइनस पी ओवर एक्स, यानी ये हमारे पास हो जाएगा। और साथ ही हमें चाहिए क्या होंगे, वेट्स चाहिए होंगे। क्या चीज चाहिए होगी, हमें वेट्स चाहिए होंगे, कि वेट्स हमें डिफाइन करेंगे हमने क्या चीज और कैसे मेजर करनी। वी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, पी इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट, F इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, किसके इक्वल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। W इज इक्वल टू परसेंट ईच प्रोडक्ट इज ऑफ टोटल डॉलर सेल, यानी कि परसेंट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑफ टोटल डॉलर सेल, यानी कि टोटल डॉलर सेल के हिसाब से अपने वेट्स लेने। कैसे लेने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई हैव 3 प्रोडक्ट्स A B C, जिसकी सेल्स जो है वो आई है 10,000 इसकी है, 14,000 इसकी है एंड 16,000 इसकी है। तो मैं अगर टोटल करूं तो मेरे पास कितना आता है, दैट इज ऑफ 40,000 आता है। तो मैं हर एक का वेट निकाल लूंगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 14,000 डिवाइडेड बाय 40,000 एंड 16,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये हमारे पास हर एक का इसके हिसाब से वेट्स आ गए। तो ये वेट्स की बात कर रहा है वो ये चीज है, दैट आर द वेट्स, जो इस वेट की इसमें बात कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, प्राइस पर यूनिट आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गई है, परसेंटेज ईच प्रोडक्ट इज ऑफ टोटल डॉलर सेल एंड आई इज द ईच प्रोडक्ट। और उसको फिर हम क्या करते हैं, सम कर रहे होते हैं, हर प्रोडक्ट का ये सम कर लेंगे और उसको हम देखते हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स कैसे करना है ये गौर से देखिएगा। ये यहां पे पहले 1 माइनस वी ओवर पी निकाला, फिर उसे W से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका सम लिया, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू टेक द सम। उसके बाद आप सम लेंगे तो तब आपके पास एक्चुअल चीजें या एक्चुअल वैल्यूएशन सामने नजर आएंगी। दैट्स हाउ दीज वैल्यूएशंस वर्क्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, प्राइस पर यूनिट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट है, परसेंटेज ईच प्रोडक्ट इज ऑफ टोटल सेल्स डॉलर, टोटल सेल्स डॉलर की कितनी है, तो आई इक्वल्स टू ईच पीरियड फॉर ईच प्रोडक्ट। अब मल्टी प्रोडक्ट एग्जांपल में क्या किया उन्होंने, प्राइसेस दे दी हैं, ठीक है ना, कॉस्ट दे दी हैं और एनुअल सेल्स फोरकास्ट दे दी और फिक्स कॉस्ट 350 मंथ है। पहले तो निकालेंगे वेट्स, क्या करेंगे हम, वेट्स निकालेंगे बाय टेकिंग द टोटल, 7 14 14 24 24 और 3 27 27 आ रही है। तो यहां पे क्या करूंगा, 7,000 डिवाइडेड बाय 27,000, 7,000 डिवाइडेड बाय 27,000, 5,000 डिवाइडेड बाय 27,000,
5,000 डिवाइड बाय 27,000, 3,000 डिवाइड बाय 27,000 एंड 27,000, यानी हमारे पास हमने हर एक का वेट निकाल लिया। कॉस्ट भी दी हुई है हमें, देखें फिक्स कॉस्ट भी दी हुई है और यहाँ पे हर चीज की वेरिएबल कॉस्ट भी दी है पर यूनिट। इन सबको मैं सम भी कर लूंगा यहाँ पे, ताकि हमें पता अभी सम करने की बल्कि जरूरत भी नहीं है। अब हम इसे आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। अब देखें यहाँ पे पहली चीज जो डेवलप होगी क्या है, सेलिंग प्राइस थी, वेरिएबल कॉस्ट थी। वेरिएबल ऑफ और प्राइस हुई तो 1 माइनस वीपी किया, पहले वेरिएबल डिवाइड बाय प्राइस किया, 1 माइनस वीपी हुआ। फिर एनुअल फोरकास्टेड सेल्स जो थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया। क्या किया हमने, एनुअल फोरकास्टेड सेल्स को हमने यहाँ पे सारों को आगे लेकर चलते गए और यहाँ पे हमने सेल्स को ऐड कर दिया कि हमारे पास इतनी सेल्स हमारे पास हुई हैं या इतने यूनिट्स हैं। जारी बात है 7,000 यूनिट्स थे, ये देखें 7,000 यूनिट्स से 7,000 डिवाइड बाय प्राइस 2.95, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, दैट इज 20,650। और इसी हमने सेल्स को ले लिया 46,000। परसेंट ऑफ सेल्स लेते गए तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ये हमारा परसेंट ऑफ सेल है। वेटेड मार्जिन हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कॉलम को हमने क्या किया, दैट इज कॉलम 5 और फोरकास्टेड सेल थी और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दी, यानी 5 एंड 7, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कॉलम 7 के साथ हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 माइनस वीपी इनटू और उसके क्या नाम है उसे W कर दिया। तो W से हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 0.625 जो सम करके आना चाहिए था। तो हमारे पास सम की वैल्यू इजीली हमारे पास डेवलप हो गई है। तो अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, देखें बीईपी। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, दैट इज द फार्मूला। एफ हमें गिवन था, एफ कितना है 350 पर मंथ था, तो 12 से मल्टीप्लाई किया पर ईयर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.625। तो आपने कहा जी जो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 67,200। कितना है 67,200, यानी इतनी हमें ओवरऑल रखना पड़ेगा, यानी इतनी सेल्स करूंगा तो तब मेरे पास क्या अचीव होगा, ओवरऑल में जो कहते हैं जिसे ब्रेक इवन अचीव होगा इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स। किसी बात कर रहे हैं हम, इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट इतनी हमें करनी पड़ेगी प्रोडक्शन, या इतनी हमें प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। और डेली सेल्स कितनी होनी चाहिए, दैट इज 67,200 डिवाइड बाय 312 डेज। तो हमने कहा जी हर रोज की सेल कितनी होनी, 215.38 यानी 15.38 की सेल्स होना मस्ट है। ये होंगी तो इसका मतलब है दैट मींस यू हैव अचीव्ड द ब्रेक इवन, यानी ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा, यानी ब्रेक इवन कैन बी अचीव्ड इन दिस वे। अब आगे देखें 446 है यहाँ पे, 446 इंटू 215 डिवाइड बाय 295। तो आपने कहा जी 33 सैंडविचेस पर डे बनने चाहिए। कितने होने चाहिए, 33 सैंडविचेस पर डे आपके सेल होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 33 सैंडविचेस पर डे आपके सेल में होने चाहिए, या सेल इनकी होनी चाहिए, दैट इज 33 सैंडविचेस। नाउ कमिंग टू द डिसीजन ट्री। अब देखें डिसीजन ट्रीज भी आ रहे हैं यहाँ पे, डिसीजन ट्रीज डेवलप हो रहे हैं। देखिएगा ये डिसीजन ट्रीज हैं, लार्ज प्लांट, मीडियम प्लांट। अब ये क्या कैपेसिटी डिसीजन है कि लार्ज प्लांट लगाना है, मीडियम प्लांट लगाना है, स्मॉल प्लांट लगाना है, या कुछ नहीं करना। स्टार्ट करते हैं कुछ नहीं करने से। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो कोई पैसा नहीं लगेगा। स्मॉल प्लांट लगाऊंगा तो मार्केट अगर फेवरेबल है तो 40,000 का लगेगा, अगर मार्केट अनफेवरेबल है तो शायद 5,000 का लॉस दे जाए। यानी अगर स्मॉल प्लांट के लिए मार्केट फेवरेबल है तो वो 40,000 का प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर मार्केट फेवरेबल नहीं है तो उल्टा 5,000 का लॉस देगा। मीडियम प्लांट मार्केट फेवरेबल तो 60,000, मार्केट इनफेवरेबल तो -10,000। लार्ज प्लांट मार्केट फेवरेबल तो 100,000 और मार्केट अनफेवरेबल टू 90,000। यानी अगर अनफेवरेबल मार्केट निकली तो उस पे कितना आएगा, दैट इज 90,000 का लॉस आएगा। एंड दैट्स हाउ दिस लॉस वुड बी कंपेयर्ड। अब यहां पे देखिएगा लार्ज प्लांट है तो एनुअल मार्केट वैल्यू जो है, एनुअल मार्केट वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0.4 है, प्रोबेबिलिटी है ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी इनटू 100,000। तो यहाँ पे हमने कहा जी 0.4 आ गया प्लस, तो एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू कितनी आ रही, दैट इज ऑफ 14,000। कितनी आ रही, 14,000। तो 1 क्योंकि 0.4 इंटू 100,000, 0.6 इंटू -90, तो हमने कहा जी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 90,000 आ रही, 14,000 आ रही, दैट इज एक्सपेक्टेशंस। अगली चीज जो आ रही है इसके अंदर क्या आ रही है, दैट इज 14,000 आ रही है, ये 18,000 आ रही है। सेम मेथड जो भी मैंने पहले बात की है वही मेथड यूज हो रहा है और वही मेथड आगे लेकर हम चल रहे हैं, दैट इज रिमेन्स द सेम। यानी इसको हमने सेम तरीके से या सेम वेरिएबल्स पे ही आइडेंटिफाई करना है, यानी 14,000, 18,000, 13,000 एंड द लास्ट वन इज अ डू नथिंग। तो जब सारी बात आप कुछ कर नहीं रहे तो दैट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग $0, यानी वहां पे आप कोई भी आप
चीज फर्दर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब यहां पे देखें तो हर एक चीज को डेवलप किया हुआ है उन्होंने। अब क्या है, स्ट्रेटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, स्ट्रेटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऑपरेशंस में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी ऑपरेशंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के। एनालाइजिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स, एनालाइजिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स शुड इंक्लूड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी एनालाइजिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स शुड इंक्लूड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल कॉस्ट एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी ऑपरेशंस में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एनालाइजिंग कैपेसिटी अल्टरनेटिव, कैपेसिटी के क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, शुड इंक्लूड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल कॉस्ट, कैश फ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी इन्हें इंक्लूड करना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट, कैश फ्लो एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। किसको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेरिएबल कॉस्ट, कैश फ्लोज एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करें, P इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर n। नॉर्मली नेट प्रेजेंट वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये दैट इज द फार्मूला ऑफ एनपीवी। इसका मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट कर लें प्रेजेंट वैल्यू में। फ्यूचर वैल्यू टू बी कन्वर्टेड की क्या वैल्यू होगी ऑन प्रेजेंट डे, यानी फ्यूचर में जो वैल्यू या पैसे या वैल्यू होनी है उसकी आज वैल्यू क्या होगी, यानी फ्यूचर में जो पैसे मिलने हैं उसकी आज वैल्यू क्या होगी। तो f इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, p इक्वल्स टू द प्रेजेंट वैल्यू, i इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट एंड n इज द नंबर ऑफ ईयर। क्या है वो हमारे लिए, n इज द नंबर ऑफ ईयर। तो फ्यूचर वैल्यू आ गई है, प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, इंटरेस्ट रेट आ गया और नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ ईयर्स आ गए। तो फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी ये दोनों चीजें हमारे पास एग्जिस्टेंस में आ रही हैं। अब यहां पे है नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाइल दिस वर्क्स फाइन इट इज cumbersome फॉर अ लार्जर वैल्यू n, यानी ये वर्क बहुत सही करता है। इट इज cumbersome फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n, क्या यानी ये लार्जर वैल्यू ऑफ n के साथ भी सपोर्टिव रहेगा। क्या रहेगा, ये लार्जर वैल्यू ऑफ n के साथ भी सपोर्टिव रहेगा, यानी दे आर बीइंग ऑन द सपोर्टिव साइड के सपोर्टिव हमने कैसे और किस तरह से होना है। एनपीवी यूजिंग फैक्टर, अब फैक्टर्स भी होते हैं इसके कई दफा। फैक्टर क्या होते हैं, टेबल में बेस किए होते हैं और उसी के फैक्टर्स को यूज करते हैं। दैट इज नोन टू बी एज अ पीवी आई एफ आई की पावर एन, दैट इज समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग दैट एग्जिस्ट। वेयर p इक्वल्स टू 1 over 1 plus i की पावर n equals to fx. x is the factor of table defined as a 1 over 1 plus i की पावर n and f is equal to future value। क्या है ये हमारे पास, f equals to future value। अब यहां देखें ये टेबल बना हुआ है, क्या है हमारे पास पोर्शन, क्या हमें पता हो कि ईयर 1 होगा, इंटरेस्ट 5% होगा तो ये डिस्काउंट फैक्टर है। ईयर 2 होगा और ये 6 होगी तो दैट मींस दैट इज अगेन दिस पॉइंट एंड द सेम गोज ओवर हियर and the same goes over here and same goes over here. So that means that is how the NPV is being generated using the factors, यानी factors को देखते हुए हम NPVs को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब फैक्टर फ्रॉम टेबल इज बीइंग डिफाइंड, अब टेबल में जिस तरह का फैक्टर था उसी तरह की उसकी डिफाइनिंग की गई है और उसी की बेस पे डिफाइन करके ही आगे लेकर आया गया है। An annuity is an investment which generates uniform equal payment। अब annuity क्या है, is an investment which generates uniform equal payment। क्या जनरेट करता है, uniform equal payment। S equal to RX। S क्या है, present value of series of uniform annual receipt, यानी uniform receipt की प्रेजेंट है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसीट की। आर क्या है, रिसीट दैट आर रिसीव्ड एवरी ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी दैट इज रिसीव्ड एवरी ईयर ऑफ द लाइफ ऑफ, यानी कि वो रिसीट जो हर साल में आपको मिलती रहेगी अप टू द लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट। कब तक के लिए, जब तक आपके पास लाइफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रही है। सो दैट मीन्स एस इक्वल टू आर एक्स, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ यूनिफॉर्म पेमेंट्स एंड फ्रॉम टेबल 7.2, यानी जो भी हमारे पास आ रहा है उसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशन करते जा रहे हैं। अब यहां देखें तो टेबल हर चीज का बता रहा है। 1 दैट इज एन्युटी टेबल, 2 ईयर्स पे ये आ रहा है, 3 पे ये आ रहा है, 4 पे ये आ रहा है और 5 पे ये आ रहा है। तो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है दैट इज इंस्टॉलमेंट्स with equal
intervals and equal amount known to be as a एन्युटी. क्या कहते हैं इसे हम? दैट इज नोन टू बी एज अ एन्युटी. कि ये एक तरह से एन्युटी होती है या एन्युटी ही कहला रही होती है और एन्युटी को ही हम देख रहे होते हैं. 7,000 in receipt for 5 years. Interest rate is 6%. तो RX कैसे निकलेगा? सिंपल केस है. RX 7,000 into 4 2.212 और यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू आई तो दैट इज समथिंग. इनको डिवाइड करने से जो भी वैल्यू आएगी दैट इज नोन टू बी एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. क्या कहलाएगी वो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इस तरह की होती है. दैट इज 29,000. कितनी है वो? 29,484. कितनी वैल्यू है उसकी? 29,484. कि ये हमारे पास 484 के हिसाब से हमारे पास इतना है. प्रेजेंट वैल्यू विद डिफरेंट फ्यूचर रिसीट्स. ये प्रेजेंट वैल्यूज हैं जिनके पास डिफरेंट फ्यूचर रिसीट्स हैं. क्या है हमारे पास? डिफरेंट फ्यूचर रिसीट है. इन्वेस्टमेंट ए कैश फ्लोज ये रहे, इन्वेस्टमेंट बी के कैश फ्लोज ये रहे, इन्वेस्टर सी के कैश फ्लोज ये रहे, and present value factor at 8% and the next one is the present value factor at 8%. तो हमने हर चीज को आइडेंटिफाई कर लिया. तो ऑब्वियसली देयर इज अ केस कि हाँ जी अब इसको कैसे डिफरेंट फ्यूचर रिसीट्स के साथ कैसे मेजर किया जा सकता है. अब यहाँ क्या है? इन्वेस्टमेंट एट टाइम ए. तो यहाँ पे हमारे पास 0.292, 0.87, 0.75, 0.4. That means that is the years. Investment B present value 0.926, 0.85, 0.794. So that is the complete thing. और यहाँ पे जो टोटल आ रहा है that is 28,470, 29,808. तो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इसमें से क्या कर रहे हैं हम? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर रहे हैं. यानी बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू माइनस द इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली हमारे पास वैल्यूज चेंज आएंगी. नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? दैट इज ऑफ 3470 एंड 3808. ये हमारे पास आ रही है. दैट इज नोन टू बी एज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू. क्या आ रही है हमारे पास? नेट प्रेजेंट वैल्यू. बिकॉज इसमें से हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया. क्या कर दिया हमने? उसे माइनस कर दिया ताकि हमारे पास एक नेट प्रेजेंट वैल्यू जैसी चीजें सामने आ जाएं. नाउ वी आर ओवर टू द कैपेसिटी प्लानिंग इशू. नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है कि कैपेसिटी को हमने प्लान कैसे करना है, किन बेसिस पे करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है. टू डिटरमिन द कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू अचीव एमपीएस रिलेटिव टू द अवेलेबल. यानी ये किस लिए हो रहा है? टू डिटरमिन द कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू अचीव एमपीएस रिलेशन टू कैपेसिटी अवेलेबल. यानी कि दैट इज कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू अचीव द एमपीएस रिलेटिव टू द कैपेसिटी अवेलेबल. एमपीएस रिलेटेड टू कैपेसिटी अवेलेबल टू मेक नेसेसरी to make necessary capacity adjustment before creating crisis. यानी कि एडजस्टमेंट, कैपेसिटी एडजस्टमेंट पहले करनी पड़ती है बिफोर क्रिएटिंग क्राइसिस. यानी क्राइसिस बाद में आते हैं, पहले आपको उसे मेंटेनेंस की तरफ लेके जाना पड़ता है. टू डिटरमिन एंड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी. यानी अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी भी लगानी पड़ती है बिकॉज सेफ्टी स्टॉक इज द मैयर फॉर द कैपेसिटी. बिकॉज जितना हायर होगा उतना आपके पास शॉर्टेजेस कम आएंगी. टू डिटरमिन द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल्स एंड द critical machines and workforce. यानी टू डिटरमिन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल्स. यानी रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल्स को कमिट करना है. एंड द क्रिटिकल मशीन्स एंड वर्क सेंटर्स. यानी क्रिटिकल मशीन्स और वर्क सेंटर्स हमने उसके हिसाब से भी इसे वैल्यू करना है या वैल्यूएट कराना है. टू यूज एन अप्रोप्रिएट टेक्निक गिवन द ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड कंप्यूटेशनल एफर्ट्स. यानी ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन एक्यूरेसी एंड कंप्यूटेशनल एफर्ट्स. कि जितनी हमारे पास एक्यूरेसी उसी हिसाब से हमारे पास कंप्यूटेशनल एफर्ट्स वेरी कर जाएंगे कि हमारे पास कंप्यूटेशनल एफर्ट्स कितने होने चाहिए. फिनिट कंपनी प्लानिंग एग्जांपल आती है यहाँ पे. अब यहाँ क्या हो रहा है? सिंगल स्क्वायर कंपनी समराइज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर 3 of its key resources from each of its 3 products line. A typical report before any action taken is shown on the next slide. यानी कि स्क्वायर कंपनी समराइज द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 3 of its key resources from each of its 3 products line. The typical reports or action is seen in the next slide. अब यहाँ देखें 3 रिसोर्सेज हैं. कौन कौन सी? ड्रिल, फिल्टर, ड्रायर. कितनी प्रोडक्ट्स है? ए, बी, सी. अब यहाँ पे देखें तो टोटल कितना आ रहा है? 59 आ रहा है. यहाँ 120 है, यहाँ 97 है. फिलर आ गए यहाँ पे. इसकी क्या रही? 116 एंड 135. व्हाट एक्शन वुड यू रिकमेंड? अज्यूम ईच मशीन टाइप इज इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी. यानी हर मशीन इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी. व्हाट अदर ऑब्जेक्शन वुड यू हैव टू फॉर द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रीसीडिंग रिपोर्ट्स.
अब यहाँ देखें तो अब यहाँ पे पहले हमने इक्विवेलेंट बनाया ये वाला, अब यहाँ 3 है, और यहाँ पे अब ए बी सी का उन्होंने क्या किया, दैट इज द सिमिलर आइटम्स। ये क्या हमारे पास, दैट इज द सिमिलर आइटम के सिमिलर आइटम्स के हिसाब से ही हम उसे लेकर आगे चल रहे हैं। अब कैसे आया, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट्स बनानी, क्या बनानी है हमने, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के लिए करेंगे क्या, दैट इज अ परसेंटेज इनटू 3, यानी 22% है ना, 22% इंटू 3, तो जो भी आंसर आया वो यहाँ पे आएगा। फिर आएगा 13% इंटू 3, क्या है 13% इंटू 3, एंड द नेक्स्ट वन इज द 24% इंटू 3, एंड देन 59 पर नहीं, टोटल नहीं, दैट इज दीज थ्री थिंग्स आर बीइंग अवेलेबल। इन तीनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएंगे उन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंस। किसकी बन जाएगी हमारे पास, इक्विवेलेंस बन जाएगी, और इक्विवेलेंस को हम आगे लेके चलेंगे। और तीनों चारों केसेस में हम यही रिपीटेटिवली करेंगे, क्या करेंगे, हम इसी को रिपीटेटिवली परफॉर्म करेंगे, और रिपीटेटिवली परफॉर्म करते हुए हमारे पास ये सारी की सारी इक्विवेलेंस या वैल्यूएशंस आ जाएंगी बेस्ड ऑन द मशीन्स, यानी मशीन से कितने आवर्स हैं और कितनी शिफ्ट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो यानी बेस्ड ऑन मशीन हमने ईच एंड एवरी आइटम को आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर द आइटम्स दैट वुड बी सीन। Finite machinery planning example, there is enough capacity now in drill and filler area to correct imbalance of the drill. It is necessary to move some of the land from drill 2 to drill 1. In the case of in the case of the dryers, it is necessary to increase capacity. Adding shift we will provide enough of the current load. यानी कि अगर इवनिंग शिफ्ट भी होगी तो enough current load उस पर बढ़ जाएगा। Why are these so much capacities for the fillers? They can be brought back to one shift and are okay. Secondly, if there is any upward trend in the load from a director, it behoves management to begin a worry about where they can get additional dryer capacity. कहाँ पे ये additional dryer capacity इन्हें मिल सकती है। This is the twin disc capacity bill है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे वही चीजें जो अभी हमने डेवलप की हैं। Each and every item देखें यहाँ पे ये सब क्लियर आ रहा है। ये that is known to be as a disk capacity bill report। कैपेसिटी की बिलिंग ऐसे और इन बेसिस पे करनी है, क्या करनी है, ऐसे करनी है और इन बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करनी है। Suppose a twin disc example, it was decided to move all production for product line F and I from mega grinder to razor grinder cab. What the resulting total percentage of capacity for each item? क्या कैपेसिटी है for each item की, and the amount for product line F and I, F and I से related कितनी amount of product. Note the resonant is a 3 times faster than the mag grinder, so the mag takes 3 times as many time to complete a job. Assume setup is negligible. Assuming setup is setup time is negligible, कि जब हमारे पास setup time होना चाहिए वो negligible आ रहा है, क्या आ रहा है वो हमारे पास negligible exist हो रहा है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे कैपेसिटी ट्विन डिस्क में कैपेसिटी बिल है ऑन मैग रेजुअर। अब यहाँ पे हम दोनों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पे रेजुअर आया, न्यू लाइन इन रेफ्रिजरेटर 10 है और न्यू लाइन इन मैग है कि न्यू लाइन उसमें आ रहा है। इसी तरह ग्राइंडिंग वाले में क्या हो रहा है, वो अगेन सेम और मैग और परसेंटेज रेफ्रिजरेटर न्यू लाइन ऑफ मैगमेयर एंड ये 0%। टोटल न्यू टोटल फॉर रेजुअर 83%, न्यू टोटल फॉर मैग 100%, कि मैग का 100% है, रेजुअर का 83% यूज करें। कितना यूज कर रहे हैं हम, 83% हम मैग का यूज कर रहे हैं। ये इसकी एग्जांपल है। यू कैन सी दैट कि हमारे पास एक्चुअल में कैपेसिटी स्टेटस रिपोर्ट कैसे निकलती है, CSR जिसे हम कहते हैं कैपेसिटी स्टेटस रिपोर्ट के कैपेसिटी स्टेटस आपने इस तरह से या इन बेसिस पे डेवलप करना है। एप्लीकेशन कैपेसिटी बिल एग्जांपल, एप्लीकॉन हैज फॉलोइंग कैपेसिटी बिल इन टर्म्स। अब यहाँ क्या है, वर्क सेंटर RG आ गए, वर्क सेंटर दैट इज द केस and our center, so that means 207 and 208 are there. Application capacity bill example. Application capacity bill example, a customer want to know if application can deliver 100 units each of item 2007-2008 during the next month. Assume there are adequate material. Work center MVS crew has been increased and to 1 full person, making standard capacity equals to 160. The increase had come by reducing MVSA to 6.5% and no other orders have been booked. Use the standard capacity data and conditions in the previous slides as the basis of our
your analysis. Suppose customer decided to delay the order for several months. How many units of item alone would be added to MPS for the next month? क्या उसने कहा ये डिले कर रहा है तो क्या आपके पास ऑप्शंस होंगी जिससे आप इसको पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस निकल आई, एनालिसिस आ गए, एप्लीकॉन 40-70 आ गए, यहाँ पे 0.5 तो हमने कहा जी 820, इसके 362, 662, 801, 216 और 52. तो बट इफ ओनली आइटम 2007 इज मूव्ड, ये सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू है जब सिर्फ 2007 आइटम नंबर जो है उसके लिए हम ये कर रहे हैं. ये किसके लिए? 2008 आइटम के लिए. तो उसके लिए भी हम यहाँ पे इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं. The analysis says that 100 units of each cannot be added to MPS without something else being done. The problem is with item 208 in work center. The HLTT to make 100 units of item 208 work center will have to work overtime unless capacity can be provided from less highly utilized work center to, or perhaps greater productivity can be gained in some other way. The analysis shows that 216 units of item and 207 or total of the 94 units of item 2000 can be made. यानी उसमें भी हमारे पास identify हो रहा होता है. Now there is a concluding capacity plan must be developed concurrently with the material plan if material plan are to be realized. The capacity measures should reflect realizable output from a key resources. It's not always capacity that should change when capacity available doesn't equal need. अब उसके बाद आ रहा है that is capacity not only must be planned but use of that capacity is almost monitored and controlled. Capacity planning techniques can be applied to selected key resources. Then the particular capacity planning techniques chosen must match the level of details and actual company circumstances to permit making effective management decisions. The more details in the capacity planning system, the more data and database maintenance are required. The better the resources and production planning process, the less difficult the capacity planning process. The better is shop floor system, the less short-term capacity planning is required. Capacity planning can be simplified in a JIT environment. So that's the end of the chapter number 12. We have ended with the capacity management and planning. Each and everything is being seen, approaches to capacity planning, how capacity can be improved, decisions कैसे लेने. So we have studied each and everything. Do read the book. इस chapter की book लाजमी पढ़िएगा. So that's the end of the lecture number 12. Allah Hafiz.